Morning, class 9th. Students, in this class we'll discuss a topic which is Stalinism and collectivization. So Stalinism से हम लोग ये समझेंगे कि ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड ऊपर एक पिक्चर दिख रही है वो स्टैलिन है. सो लेनिन की डेथ के बाद एक रशियन रिवॉल्यूशन में एक बड़ा नाम है स्टालिन. तो उन्हीं की जो विचारधारा है, उनके जो थॉट्स हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको स्टालिनिज्म कहा जाता है. एंड कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है कि लैंड को, सभी लैंड को एक तरीके से कलेक्ट करके उस पर हार्वेस्ट करवाना, उस पर पीजेंट से काम करवाना कलेक्टिवाइजेशन कहलाता है. तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कलेक्टिवाइजेशन का एग्जाम्पल देख लिया था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था. So let's start with the very first paragraph. The period of the early planned economy was linked to the disasters of collectivization of agriculture. By 1927 to 1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. सो 1927 1928 हम लोगों ने ये देख लिया था, प्लान्ड 5 ईयर प्लान्स चलाए जा रहे थे, प्लान्ड इकनॉमी सोची जा रही थी, बट प्लान्ड इकनॉमी बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हो रही थी. 1927 1928 में सोवियत रशिया जो यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई थी, बता दिया गया है यूएसएसआर. सो यूएसएसआर के टाउन्स में, यहाँ पर विलेजेस की बात नहीं हो रही है, टाउन्स की बात हो रही है. तो टाउन्स में एक तरीके से अनाज की कमी हो रही थी. गांव में तो लोग उगा लेंगे, कल्टीवेट कर लेंगे, पर शहरों के लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो कल्टीवेट कर ले, उसके बाद अगर बोले तो वो बेच भी सके, ऐसा बिल्कुल नहीं था. तो ग्रेन सप्लाई में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही थी. The government fixed prices at which grains must be sold, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. अब जब शॉर्टेज होती है तो ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ कम उग रही है या कम कल्टीवेट हो रही है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे अब हम लोग ऑनियन के प्राइसेस और कभी कभी कोरिएंडर के प्राइसेस बहुत ऊंचे ऊंचे दाम में देखने को मिलते हैं, जैसे 80 रुपये किलो ऑनियन हो गया. टोमेटोज़ के प्राइसेस भी हम ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो अगर ऑनियन और टोमेटोज़ के प्राइस जो गवर्नमेंट 40 रुपीज़ किलो कर देगी, तो कौन सा किसान 40 रुपीज़ किलो बेचेगा? जब सप्लाई ही कम आ रही है, तो सप्लाई जब कम आती है तो चीज़ों के जो दाम होते हैं, जो प्राइस होते हैं, वो बढ़ जाती है. ऐसा माना जाता है कि लोगों ने ना अपने जो गोदाम है उनमें स्टोर करके रखा है. तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम इनके प्राइसेस को फिक्स कर देते हैं तो इन लोगों के पास बेचने के अलावा कोई चॉइस नहीं रहेगी. ज़्यादा दाम में तो वो तब बेचेंगे ना कि जब शॉर्टेज हो, तो इन लोगों के गोदामों से ही चीज़ें निकलती जाएंगी, ऐसा गवर्नमेंट का मानना था. पर पीजेंट्स ने क्या किया, रिफ्यूज़, मना ही कर दिया कि भाई हमें नहीं बेचना इतने दामों में, हमारी जो लागत है वो पूरी नहीं हो पाएगी, हम इतनी मेहनत से उसको कल्टिवेट कर रहे हैं और आप एक फ़िक्स प्राइस रख देते हैं. Stalin in the pink color, second paragraph. Stalin who headed the party after the death of Lenin. लेनिन का नाम हम लोग पहले क्लासेस में बहुत ज़्यादा देख चुके हैं. सोशलिज्म हम लोग देख चुके हैं. अब लेनिन की डेथ के बाद पूरा का पूरा दारोमदार पार्टी का किसके हाथ में आ जाता है? स्टालिन के हाथ में. लेफ्ट हैंड साइड ऊपर उनकी पिक्चर भी है. स्टालिन who headed the party after the death of Lenin introduced firm emergency measures. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. यहाँ पर वही बात को दोबारा बोला गया है जो हमने समझ ली है पहले ही, कि लेनिन ये सब बिलीव करते थे कि जो अमीर पीजेंट्स हैं, अमीर जो किसान हैं, उन्होंने क्या किया है, जो चीज़ें हैं उनको एक तरीके से स्टॉक कर लिया है, उनको जमा कर लिया है, ताकि इनके जो दाम है वो बढ़ जाए, और फिर जब जैसे दाम बढ़ जाएंगे वो लोग अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपनी ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, उसको मार्केट में लाके खूब ज़्यादा पैसे कमाएंगे. स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड. उनका मानना था कि ये सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए, सप्लाईज को हम लोग नॉर्मल वे में कर सकें. तो ये कोशिश स्टालिन की थी.
sorry. In 1928, party members toured the grain producing areas, supervising enforced grain collection and reading kulkas, the name of well-to-do peasants. अब 1928 में क्या होता है, पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो इन इलाकों में जाते हैं, मतलब टूर करते हैं, वो लोग खुद जाके ये सर्वे करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि कहीं किसी ने फूड ग्रेन्स को इकट्ठा तो नहीं कर रखा है। तो रेड भी लगाते हैं कुलाक्स में। कुलाक्स किन्हें बोलते हैं, वेल टू डू, मतलब अमीर जो पीजेंट्स हैं उनको बोलेंगे। उनके इलाकों में ये जो हमारे पार्टी मेंबर्स हैं वो खुद जाते हैं, खुद टूर करते हैं एंड देखते हैं उन्होंने कहीं ज़बरदस्ती फूड ग्रेन्स को दबा के या फिर जमा तो नहीं करके रखा हुआ है। As shortages continued, the decision was taken to collective farms. अब फिर भी शॉर्टेज की जो पूर्ति थी वो नहीं हो पा रही है, अभी भी शॉर्टेज बनी हुई है, तो डिसीज़न क्या लिया जाता है कि कलेक्टिव फार्म्स का मतलब क्या होता है कि जो छोटी छोटी ज़मीन है उन सबको एक इकट्ठा करके उनमें उगाया जाए। ओके, सो नाउ इन द ग्रीन कलर इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे हम लोग जो किसान हैं उनके पास छोटी ज़मीन है, वो उगा रहे हैं, इससे शॉर्टेज की पूर्ति नहीं होगी, तो हम ऐसा करेंगे इन छोटी छोटी ज़मीनों को एक जैसा इकट्ठा कर देंगे और उन पर हम लोग अगर फूड ग्रेन्स को उगाते हैं तो शायद शॉर्टेज को पूरा किया जा सके, मतलब शॉर्टेज जो है उसको दूर किया जा सके। After 1917, land had been given over to peasants. These small size peasants farm could not be modernized. अब छोटे छोटे फार्म्स को कैसे मॉडर्नाइज कर पाओगे, तो क्या किया गया, टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद मशीनरी इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलकास, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड स्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स। तो ये डिसाइड किया गया कि कुलकास जो है, जो रिच पीजेंट्स हैं उनसे उनकी ज़मीनें ली जाएंगी एंड ज़मीनों को मॉडर्नाइज किया जाएगा, इंडस्ट्रियल लाइंस पे लाया जाएगा, मशीनरीज लगाई जाएंगी एंड उन छोटे छोटे फार्म्स को बड़ी बड़ी लार्ज फार्म्स में एक तरीके से स्टैब्लिश किया जाएगा और स्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल, मतलब इन लोगों का इन ज़मीनों पे अधिकार नहीं रहेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट अपने हाथों में सब कुछ लेने की कोशिश कर रही है। What followed was Stalin's collectivization program. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. Peasants को force किया जा रहा है collective farms means collectivization करने का। कुलकास, the bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on land and the Kolkas profit was shared. पीजेंट्स काम कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर हो रही है, पर फिर भी क्या हो रहा है, एनग्रेज पीजेंट्स रेजिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लिवस्टॉक्स। बिटवीन 1929 to 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल by 1/3. Those who resisted cultivation were severely punished. कल्टिवाइजेशन हो रहा है, पीजेंट्स इन कल्टिवेटेड लैंड पर काम कर रहे हैं, शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो काम करने से मना कर देता है उसको पनिशमेंट दी जाती है। Many were deported and exiled, मतलब उन्हें उनके कंट्री से ही निकाल दिया जा रहा है, आप हमारे साथ हो ही नहीं, मतलब आप आप देश के भले के लिए काम नहीं करोगे तो इस कंट्री में आपका क्या काम। तो लोगों को बाहर निकाला जाता था, डिपोर्ट किया जाता था, उन्हें उनकी ही कंट्री से ही बाहर रहने को लिए मजबूर किया जा रहा था। As they resisted, first line, as they resisted cultivation, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. जो छोटे पीजेंट्स थे उनकी ज़मीनों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो लोग बोल रहे हैं भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो अपनी छोटी सी ज़मीन पे चीज़ें उगाते थे, फूड ग्रेन्स उगाते थे, आपने उन ज़मीनों को भी ले लिया। हम लोग न तो तो उतने रिच हैं और ना ही हम लोग सोशलिज्म के खिलाफ हैं। They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivated unsympathetically. गवर्नमेंट ने अलाउ तो कर दिया पर कोई भी सद्भावना नहीं रखी थी उन लोगों के साथ जो कि इंडिपेंडेंट कल्टिवेट कर रहे थे अपना। In spite of collectivization, production did not increase immediately. तो स्टालिन ने ऐसा सोचा था कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी जब हम एक साथ इकट्ठे होकर कल्टिवेट करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन इतनी अचानक से नहीं बढ़ी।
In fact, the bad harvest 1930-1933 led to one of the most devastating famine in Soviet history when over 4 million died. मतलब हार्वेस्टिंग अच्छी होने के बजाय बुरी हुई, जिसमें 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, और ये ईयर है 1932-1933। तो सूखा पड़ रहा है यहाँ पर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है स्टालिन का इन पॉलिसीज़ को अपनाने के बाद। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and consequences of collectivization. अब जब इस चीज़ में स्टालिन सफल नहीं हुए तो उनका विरोध तो होना ज़रूरी है ही। स्टालिन और उनकी प्लान्ड इकोनॉमी एंड उनके कंसिक्वेंसेस को ध्यान में न रखने की वजह से इस कलेक्टिवाइजेशन का खूब विरोध हुआ। थर्ड लाइन, स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। और उल्टा यहाँ क्या हो रहा है, उन्हीं लोगों के खिलाफ ही चार्ज लिया जा रहा था। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 millions were in prisons and or labor camps। मतलब उन लोगों को ही जो इनका विरोध कर रहे हैं, एक्यूजेशंस उन पर लांछन तो नहीं बट उन पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। और यहाँ पर 2 मिलियन लोग को 2 मिलियंस वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स में उनको डाल दिया जाता है। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। हर बार जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं उन्हीं को ही नहीं, कुछ बेकसूर लोगों को भी पनिशमेंट दी जा रही थी, पर कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल रहा था। A large number were forced to make false confession under torture and were executed. Several amongst them were talented professionals। लोगों को फोर्स किया जा रहा था फॉल्स कन्फेशंस करने के लिए, टॉर्चर किया जा रहा था। तो यहाँ पर हम स्टालिन की एक तरीके से फोर्सफुली अपनी बात को मनवाने का तरीका देख सकते हैं। उनकी नीतियाँ सफल नहीं हो रही, फिर भी वो लोगों के विरोध को उनका सामना न करते हुए उन्हें जेल भेज रहे हैं। तो ये था स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। So that's it for today's class. Thank you.